अगर ये वार जो है तो नहीं रुकी और सालों साल चलती रही। ईरान ने उत्तरी इजराइल के हाइफा में भीषण मिसाइल हमला किया है। कल देर रात ये हमला हुआ और वहां पर भारी उलेमा से हमें सख्त इख्तिलाफ है। ये उलेमा का काम है जो फिरकावारियत फैलाते हैं। उन्होंने 31 को इंडिपेंडेंट कर दिया है। सबको टारगेट की लिस्ट दे दी, भैया देखो ऑर्डर आया चाइना आया, तुम्हें टारगेट की लिस्ट तो पता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठोको। तो वो ठोके जा रहे ठोके जा रहे ठोके जा रहे। ईरान हार नहीं मानेगा और ना ही अपने आप को सरेंडर करेगा। बिल्कुल। तो फिर ये एंड कैसा होगा इसका? आप अगर एक शिया घर में पैदा हो जाते हैं, कितना चांस था कि आप सुन्नी में कन्वर्ट मारते? ये वॉर मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है सिर्फ नेगोशिएशन से। इंडिया उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। मोदी जी को एक स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए था ढके छुपे अल्फाज में कि क्यों खामनेई को मार दिया। कि आज अगर जंग करनी है इंडिया को किसी से, तो बिना अजीत डोभाल के, बिना मोदी जी, बिना अमित शाह के नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए कि ईरान इंडिया को अभी भी अपना दोस्त मानता है और बहुत अच्छा दोस्त मानता है, और इजराइल भी हमें अपना दुश्मन नहीं मानता है। मोदी से हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मामले में कि वो ईरान इजराइल की जंग को रोके। नहीं, कूदना भी नहीं है, बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत पेपच हो जाएगा मामला, नहीं कूदना इसमें। जो वार है ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है या अभी वर्ल्ड वार 3 में बहुत वक्त है? वर्ल्ड वॉर 3 में जो एस्केलेशंस करने के लिए जो चीजें चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे वो हुआ था, लेकिन ट्रम्प ने बैक आ गया उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 में अभी 1% का भी चांस नहीं है कि हो। बेसिकली ये मिडिल ईस्ट की वॉर रहेगी। इसमें रशिया और चाइना जब तक कूद नहीं जाएगा पूरे तरह से, जैसे यूएस ने अभी इसराइल का सपोर्ट किया है, इंटेलिजेंस सपोर्ट भी कर रहा है, मिलिट्री एड भी दे रहा है। बिल्कुल। तो अभी इंटेलिजेंस सपोर्ट तो रशिया और चाइना दे रहा है, हम ये मान सकते हैं, मिलिट्री एड नहीं दे रहा है उस तरह से। बूट्स ऑन ग्राउंड जिस दिन आ गया उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 का चांस है। जिस दिन यूएस के सोल्जर्स उतर गए, ठीक है, उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 का चांस है। अभी मैं जो आपको बता रहा था कि अभी साउथ पार्स करके कोई जगह है जो हार्ट ऑफ ईरान कहलाया जाता है, ऑयल फैसिलिटी, उस पे इजराइल ने मार दिया। अच्छा। तो यूएस ने बोला कि आज बोला है कि अब उस पे हम अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे हम अटैक अगर कर देंगे तो चाहे हम रिजीम चेंज क्यों ना करवा दे, ईरान को 50 साल लग जाएंगे वापस अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जैसे ही अटैक इजराइल ने किया उस पे, तो ईरान ने बोला 3 गल्फ कंट्रीज को, यूएई, कतर और सऊदी अरब, आई थिंक, यस, कि आप जो है अपने ऑयल फैसिलिटीज और गैस पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को खाली कर दें। और उसने मार दिया दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एलएनजी ऑयल फैसिलिटी जो कतर में है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे। तो ये मुझे डर लग रहा था कल रात तक कि अब लगता है वर्ल्ड वॉर 3 का चांस, हेवी एस्केलेशन है, लेकिन दब रहा है। जो भी हेवी एस्केलेशन के पॉइंट्स आ रहे हैं उसको ट्रम्प उस पर बैकफुट पे आ जा रहा है, ईरान भी बैकफुट पे आ जा रहा है। अभी बैकडोर बात चल रही है और ईरान ने ये बोला है कि वॉर तब खत्म होगा जब हमारी भरपाई कर दी जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वॉर जो है ये नेगोशिएशन से ही खत्म होगा। खत्म नहीं होगा तो अगर 10 साल भी चलता रहे तो ईरान का ये आधी आबादी भी खत्म कर दे तो भी ईरान में घुस नहीं सकते है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा। ये वॉर मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है सिर्फ नेगोशिएशन से। इंडिया उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू भी मर चुका है? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले से बहुत सारी फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे थे कि अटैक में मारा गया। हाँ जी जी, बहुत सारी वीडियोस जो बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट की है कि मैं जिंदा हूँ, उसको लोग एआई वीडियो बता रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, वॉर जो है आजकल जो वॉर है वो नैरेटिव का भी है और इसमें बहुत सारी झूठी न्यूज़ फैलाई जा रही है। खामनेई साहब की जहाँ तक बात है उनकी शहादत हो चुकी है। 1-2 पॉडकास्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं वो छुपे हुए हैं, रशिया चले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सच में शहादत हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका 26th ऑफ आई थिंक मार्च को उनका फेयरवेल सेरेमनी, सॉरी 26 नहीं 16th ऑफ फेब मार्च को, या कोई एक डेट थी मुझे अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक 6th ऑफ मार्च को ना उनका ये था फेयरवेल सेरेमनी था, लेकिन वो टाल दिया गया है। तो लोगों को और शक बढ़ गया है कुछ लोगों। अच्छा। क्योंकि सबका जनाजा निकाला जा रहा है, खामनेई साहब का अभी तक उस तरह से नहीं हुआ है। सही बात है। तो लेकिन खामनेई साहब की शहादत हो चुकी है। और जहाँ तक नेतन्याहू के बारे में सवाल है, मेरा ये गालिब गुमान ये है कि वो जिंदा है अभी भी और अभी तक नहीं मरा है, और वो उसी की वीडियो है। कुछ वीडियोस में आप एआई का बता सकते हो, बट वो जो अभी लेटेस्ट वीडियोस आई है वो नेतन्याहू की है, वो अभी तक नहीं मरा है। और आई थिंक इजराइल का कोई भी जो मेन मिनिस्टर है जो समझिए कैबिनेट में उनके है, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो उनका मोसाद का चीफ हो, ये सब लिस्ट पे तो है ईरान के,
और ईरान इनमें से किसी ना किसी को तो मारेगा ही कभी ना कभी, अगर वॉर चलता रहा तो। ईरान की भी इंटेलिजेंस कमजोर नहीं है, रशिया भी इनपुट दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई मरा नहीं है एज सच। तो जो ईरान का नुकसान 100 गुना हुआ है। हम्म, 1500 के करीब लोगों की कैजुअलिटीज हुई है, 60 से ज्यादा कल्चरल हेरिटेज पे अटैक किया है, बर्बाद कर दिया है, ईरान ने खुद एक्सेप्ट किया है। एसिड रैन का जो है वो प्रॉब्लम आ गया था, जो तेजाबी बारिश जिसे हम कहते हैं, जब वो ऑयल फैसिलिटी पे जी मार दिया था, नालियों में तेल बह रहा था। और इसी तरह से उन्होंने, ईरान ने साफ ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमें कहा गया था कि न्यूक्लियर वेपन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो न्यूक्लियर वेपन ही की तरह है, हम पे बारिश हो रही है तेजाब की। और ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कंपैरेटिवली। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इजराइल जो अभेद और अचूक माना जा रहा था, वो ऐसा नहीं साबित हुआ। और पिछले बार जो क्लेम था ट्रम्प का कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑब्लिटरेट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी तक इंटैक्ट है। अभी भी ट्रम्प का यही क्लेम है कि नेवी को, मिलिट्री को, सबको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन ये क्लेम्स ट्रम्प पे तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी बोल सकता है। और बोलना भी चाहिए, क्योंकि भाई लड़ाई लड़ रहा है, नैरेटिव का भी गेम है, कोई इसमें ये चीज़ नहीं है। लड़ाई के हिसाब से वो ठीक लड़ रहा है। ईरान भी बहुत अच्छा लड़ रहा है, ईरान से एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत अच्छा लड़ा है ईरान। एक चीज मैं पूछता हूँ, हम्म, मेरे हिसाब से ईरान हार नहीं मानेगा और जी ना ही अपने आप को सरेंडर करेगा, बिल्कुल। तो फिर ये एंड कैसे होगा इसका? वही जवाब आपका कि वार्तालाप से। दो इसके एंड है। एक तो एंड हम्म, है कि वार्तालाप से, जो मैंने आपको पहले बता ठीक दिया। है। एक जो है कि ईरान पे पूरे तरह से गलबा हासिल कर लेगा यूएस और इसराइल, लेकिन उसमें 10 साल लगेगा। अच्छा। और जैसे सीरिया में भी अचानक से ईरान को भी हटा दिया, असद रिजीम को भी हटा दिया, रशिया को भी कोने में कर दिया, तुर्की को भी कोने में कर दिया है, तो बहुत टाइम लगता है। और कुछ एक बाज़ रिवायत में हमारे हदीस में आता है कि जो दज्जाल है वो हम्म, इस्फहान से निकलेगा। तो दज्जाल बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड का होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब ईरान पे कॉलोनी बन जाए इसराइल की। क्योंकि अभी तो ये लोग जो हैं ये मुसलमान हैं, भले हमसे इनका सुन्नियों से अलग इनका मेथड्स हो, हम्म। बट वो मुस्लिम्स ही हैं। सुन्नियों से क्या, सुन्नी मौलानाओं से, जो वैसे उस टाइप के मौलाना है, क्योंकि ज्यादातर सुन्नी अवाम भी जो है तो ये सारी चीजें बीच में नहीं ला रही है कि वो शिया है या फिर ये है। वो देख रही है कि एक मजलूम कंट्री है जो अभी फिलहाल उस पर जुल्म हो रहा है। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, अगर हम्म, इसराइल को नॉर्थ कोरिया मारने लगे तो मैं नॉर्थ हम्म, कोरिया का भक्त बनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। छोटा सा एग्जांपल समझिए, आपके आपके सगे भाई से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं। हम्म, आप, भाभी ने आपको कुछ कह दिया, सही बात है, आपकी जमीन लेकिन हड़प लिया, लेकिन हाँ, घर पे जब सांप आएगा तो लाठी लेके वो भी आएगा मारने। आएगा आएगा। तो मुस्लिम वर्ल्ड की अगर हम बात करें, हम्म, दुनिया भी वैसे है नहीं, दुनिया नेशंस में है, अपनी अपनी कंट्री है। लेकिन अगर मुस्लिम वर्ल्ड की अब बात करें तो होना यही चाहिए कि ये इख्तलाफ, दीज आर द इंटरनल इश्यूज, अभी हम्म, एक्सटर्नल एनिमी है। और हम इस तरह से नहीं सोच रहे हैं, इसराइल पक्का इस तरह से सोच रहा है। इसराइल भाई, ये बाल का जो आया है ना कॉन्सेप्ट की, वो बाल है जो बच्चों की बलि मांगता है, इसीलिए ये हॉस्पिटल्स पे अटैक करते हैं। हम्म, क्यों किया? एक छोटी बच्चियों के स्कूल पे अटैक कर दिया इसराइल ने, यूएस ने मिलकर। ये बिल्कुल, आप ये सब मत समझिए कोई बचकानी बातें या फिल्मी बातें हैं। सच में ये लोग अथीस्ट नहीं है, ये लोग डेविल वर्शिपर्स हैं। कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। मैं इस सच्चाई को पहले बहुत इग्नोर करता था, दोस्तों का मजाक उड़ाता था, लेकिन ये बातें हैं। शैतान के पुजारी है। शैतान के पुजारी हैं। तो अभी एक्सटर्नल इशू है ये, इस्लाम वर्सेस, अगर आप जायनिज्म देख लें अगर, तो इसको, तो ये उस तरह की भी लड़ाई है। बट ये है कि अभी सबसे हम सेफ लोकेशन पे अभी हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, इसलिए कि ईरान इंडिया को अभी भी अपना दोस्त मानता है और बहुत अच्छा दोस्त मानता है। और इसराइल भी हमें अपना दुश्मन नहीं मानता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों हाथ में लड्डू दोनों है। हाथ में लड्डू हैं। बट मर्यादा हमारी ये कहती है कि मोदी जी को एक स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए था ढके छुपे अल्फाज में, कि क्यों खामनाई को मार दिया। ये यूएन रेजोल्यूशंस का ही आप सहारा ले लेते हैं। वहां पर यूएन रेजोल्यूशंस में, जिनेवा कन्वेंशंस में ये है कि आप किसी भी लीडर को नहीं डायरेक्ट मार सकते। तो ढके छुपे अल्फाज में मोदी जी को ये बोलना चाहिए। इंडिया का स्टैंड ये होना चाहिए जो अभी है। इसमें एक बस एडिशन और ये होना चाहिए कि ईरान के लिए थोड़ा सा मोदी जी का ट्वीट आना चाहिए। कुछ नहीं कर सकता इसराइल हमारा, कि कोई औकात नहीं है उसकी हमारे साथ, हमें नहीं कुछ कर सकता वो। हिंदुस्तान की वैसी जनता जी जो हिंदू मुसलमान के खेल में बहुत खुशी महसूस होता है, और ख़ास करके जो नेशनल मीडिया है, थोड़ा सा बोलने में अफसोस होता है, हमारी देश की मीडिया है लेकिन वो बहुत निचले स्तंभ पर है, बहुत निचले पायदान पे जा चुकी है। क्योंकि चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, जी क्योंकि इसलिए कि वो सच दिखाए और देश का एक बहुत बड़ा जो
मेयार है वो मीडिया पर निर्भर करता है। मीडिया चाहे तो सच्चाई बता करके लोग को भयभीत होने से या लोग को समझदारी से सब कुछ बता सकती है, बट एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है नेशनल मीडिया पर जी और बिल्कुल आप सही कह रहे मुर्गा हैं। लड़ाई में बांट दिया जाता है। देखिए कुछ जो हमारे सोशल एविल एविल सोशल एलिमेंट्स है ना, जो सोशल एलिमेंट्स वैसे हैं जो खराब हैं, हम्म, उनको इस बात पे मजा नहीं आ रहा है कि इसराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है। उनको इस बात पे मजा आ रहा है कि इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है हम्म, और इसराइल ठोक रहा है। तो जो उस तरह के भक्त तो नहीं कहना चाहिए, बहुत भक्त, देखिए भक्त दो तरह के मैं आपको बता रहा हूँ। एक ठीक। मोदी जी को सच में देश के लिए अच्छा मानते हैं हम्म, और एक वैसे हैं जो नफरती चिंटू हैं। तो जो नफरती चिंटू है उसे इस बात पे मजा आता है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कैसे हो रही है, हम्म, वो उधर जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के लोगों का कोई इलाज नहीं है। तो पागल खाने भी बढ़ाए मोदी जी, इनका लास्ट में वही इलाज है। ये मोदी जी के लिए भी जो है ना, जो है नाक का मतलब क्या बोलते हैं, चींटी बनेगी, प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि आपने ये खेल तो खेल दिया है, पब्लिक बह जाएगी तो फिर आप वापस नहीं खींच पाओगे उसको। कभी ना कभी आपको यूएस का सामना करना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि यूएस किसी का नहीं है। ये इसके लिए आपको तैयार रहना है, भले ना करना पड़े। तो जब यूएस आपके खिलाफ आ जाएगा तो यूएस भी आपके पब्लिक में ये सब बातें डालना शुरू करेगा। जो ईरान में वो नहीं कर सका, इंडिया में हो सकता है कि वो ना कर सके, लेकिन यहाँ पे चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर तरह तरह के रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो ये इंडिया को ये कभी भी नहीं दिखाना है कि वो ईरान के साथ नहीं है। हम्म, क्योंकि आप क्यों रिस्क लेना चाह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं। सही बात। और इंडिया अभी तक का स्टैंड मुझे लगा कि ठीक है, 7 आउट ऑफ 10 में दूंगा। 3 और मैं इसलिए दे देता कि थोड़ा सा शुरुआत में वो खamenei साहब के असैसिनेशन पे कर देते तो इंडिया का फिर भी स्टैंड मुझे अच्छा लगा। मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडिया एक मुस्लिम कंट्री है नहीं। बिल्कुल। इंडिया ने हमेशा से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रखी है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जो है इसराइल जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए ना भाई इसराइल पे। सऊदी अरब पे इसराइल जाने की इजाजत नहीं है पासपोर्ट पे, सऊदी अरब को ना अटैक करना चाहिए इसराइल पे। ये तो मोदी जी का सिलेबस ही नहीं है ये। सही बात। इनको बस ये है कि इस सिचुएशन से इंडिया को इफेक्ट नहीं होने देना है, बस उसमें आप मोदी जी को परफॉर्म करना है बढ़िया। मोदी से हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मामले में कि वो ईरान इसराइल की जंग को रोके, नहीं, कूदना भी नहीं है। बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत पेपच हो जाएगा मामला, नहीं कूदना है इसमें। मुसलमानों के लिए भी जरूरी है ये, इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि इंडिया इस वॉर में डायरेक्ट ना कूदे। क्योंकि जो ईरान के सपोर्टर्स हैं वो जज्बाती, वो इंडिया के खिलाफ पर्चा लेके निकल जाएंगे। ऐसे नफरती चिंटू मुसलमानों में भी है। और जो इसराइल के सपोर्टर हैं वो फिर मोदी जी के खिलाफ लेकर के निकल जाएंगे या फिर हाँ। ईरान के खिलाफ लेकर के। हाँ सही बात है कि नहीं, इंडिया जिस तरीके से रोल अदा कर रहा है इसी रोल में रहे। जी और ठीक है, इंडिया से हम लोग को उतना ज्यादा उम्मीद भी नहीं है इस जी जी, वार को लेकर के, और उम्मीद हमें इंडिया क्योंकि से यही इंडिया है। का डायरेक्ट कुछ नहीं इसमें घट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लिया कि गैस है, ऑयल है, तो ये सारी चीज तो बाद से हल हो सकती है। और एक चीज और मैं बता दूं, हालांकि ये वही वाली बात हो जाएगी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम्म, ये वॉर जब खत्म होगा तो इंडिया के पास और काम आएगा। हम्म, तो इंडिया को चाहिए कि दोनों से अच्छे टर्न रखे, सही बात। लेकिन मर्यादा ये कहती है कि ईरान की तरफ थोड़ा झुकाव होना चाहिए। ठीक है। तभी से मोदी जी को डिसाइड करना है भाई। नेशनल मीडिया का जो रोल देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर, चाहे जो ये हुआ था, अभी स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, तो ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें घुस गया, मार दिया, फतह कर लिया। क्या ये सारी चीजें मीडिया पे शोभा देती है या फिर वो इनको मनोबल बढ़ाने के लिए ये सारी चीज होती है? सिपाहियों का मतलब रेजिमेंट का या फिर जो मिलिट्री है उनका, क्या वो उनके पास उतना टाइम होता है कि वो उस टाइम पे देखें जब वार चल रही हो तो आज तक देखें या फिर एबीपी न्यूज़ देखें कि मेरा मनोबल बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं कि इससे सेना का मनोबल बढ़ता है जब हम ऐसी बात करते हैं तो। आपकी बात से मुझे जीडी बख्शी साहब की बात याद आ गई थोड़ा। वो उनका अच्छा एक्सपीरियंस है आर्मी में। उन्होंने बोला ये वॉर जो है ना बच्चों का खेल नहीं है। जब वॉर होती है ना तो मीडिया को खबर भी नहीं हो रही होती है, 10% ही झलक मिलती है क्या हो रहा है। तो अब मीडिया को क्या पता कि कौन सा पटाखा कितना तेज आवाज करता है। उसको लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वहां तक पहुंच गया तो न्यूज दे दो, लोग तो देख ही लेंगे, बाद में गाली देंगे और लिख देना है कि सोर्सों से, सूत्रों से। बाद में जब सॉरी भी नहीं बोलना तो क्या टेंशन है, सही बात। जाने देना, देखता ही कौन है। ठीक है, ये वाली भी चीज है। सॉरी, कुछ चैनल तो सॉरी भी नहीं बोलते कि हमने गलत दिखा दिया था आपको। तो मीडिया जोक है इंडिया की, क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ।
ये बहुत कुछ है, एक दो चैनल्स मैंने देखे हैं कि जो बहुत डिलेड न्यूज देते हैं, 6-7 दिन लेट न्यूज देते हैं, लेकिन परफेक्ट न्यूज देते हैं। इनफैक्ट मैंने इन शॉर्ट्स में नाम लेना चाहूंगा, इन शॉर्ट्स भी मैंने देखा कि शुरू में उसने ईरान इजराइल वॉर का जो है ना बहुत जल्दी जल्दी अपडेट देना शुरू किया। फिर इसको इन शॉर्ट्स वालों को भी ये बात समझ में आई कि ये नैरेटिव बिल्डिंग के लिए फेक न्यूज भी हो सकती है, तो अब वो 24-24 घंटा लेट न्यूज आ रही है जो हमें ट्विटर से दिख रही है, बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई करके आ रही है। तो ये है। और इनफैक्ट ये सिर्फ नेशनल मीडिया की बात नहीं है, सिर्फ आप इंडिया की मीडिया की बात नहीं करें, बाहर की भी मीडिया भी बहुत अच्छी नहीं है। जो जायनिस्ट रिजीम है, जिसे हम जायनिस्ट रिजीम के नाम से जानते हैं, तो डीप पॉकेट्स वगैरह ये सब भी बहुत सारे टर्म्स हैं, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। इन्फ्लुएंस है, इसराइल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मीडिया में भी, और इसराइल ने अभी कुछ दिन पहले मीडिया को अंदर आने से भी रोका है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी जो अकल कहती है कि यूएस जिसके साथ है, तो मतलब ईरान का 100 गुना नुकसान हो रहा है, जो मैंने पहले कहा है वो है, दिख भी रहा है, और ईरान के अपने स्टेटमेंट्स आ जा रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि चीखें तो दोनों की निकली हैं, लेकिन ईरान बर्दाश्त कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना अगर इसराइल में हो जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि 2000, 2500, 4000 साल पुरानी जो इनकी हिस्ट्री है, कल्चर है ईरान का, वो बहुत बड़ा एक रीढ़ की हड्डी है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी आपको मैं बता रहा हूँ, आपने शायद उसके बारे में बात नहीं हुई हमारी, कि जो ईरान के मैं मिसाइल्स देख रहा था कि कितने तरह के मिसाइल्स हैं, तो कुल 25 तरह के मिसाइल्स हैं ईरान के पास जो डिक्लेयर्ड है। उसमें से 150 किलोमीटर के भी हैं, 2000 किलोमीटर के रेंज हम के इस भी। पे एक सवाल ही पूछ ले रहे हैं जी आपसे कि जी। आपको क्या लगता है कि अगर ये वार जो है तो नहीं रुकी और सालों साल चलती रही, तो कितने दिन तक या कितने सालों तक ईरान इस वार को रेगुलर मतलब कंटिन्यू रख सकता है, और कितनी सारे असलहा और उनके पास जो हथियार हैं किस किस तरह के और कितने सारे हैं? जी, वॉर दो फेज में है। एक वॉर है कि ईरान एज ए कंट्री लड़ रहा है यूएस और इसराइल से, ठीक है। और एक है ईरान की प्रॉक्सीज जो लड़ रहे हैं। तो जो ईरान की जो प्रॉक्सीज है, हुथीज है, हिजबुल्लाह है, ये लोग कयामत तक लड़ सकते हैं। अच्छा। ये मरेंगे पैदा होते रहेंगे, मरेंगे पैदा होते रहेंगे, रिक्रूट होते रहेंगे, ये लड़ते रहेंगे। अगर ईरान पूरी तरह से खत्म हो गया तो हो सकता है कि कोई रशिया से, कोई चाइना से या किसी और कंट्री से डील इनकी होने लगे। वो कभी नहीं रुकने वाला। वो ईरान तैयार है उसके लिए कि हम वॉर हर एक महाज पे रोकना चाहते हैं कंप्लीटली, हम अपने प्रॉक्सीज को भी पीछे खींच लेंगे। ईरान तैयार है इस चीज के लिए, बैकडोर बातें हो रही हैं। तो वो सिर्फ नेगोशिएशन से रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो हुतीस तो कयामत तक मारता रहेगा जब तक इसराइल है। ईरान हो सकता है खत्म हो जाए, इसराइल की कॉलोनी बन जाए। ईरान की जीत है स्टेलमेट में, जैसे चेस में स्टेलमेट होता है ना कि ना मैं आपको चेक, अब आप राजा नहीं हिला सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईरान की जीत ड्रॉ में भी है। यूएस जानता है इस बात को कि मेरी जीत तभी है जब मैं रिजीम चेंज कर दूं या फोड़ दूं पूरे तरह से अपनी शर्तों पे, या कम से कम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑब्लिटरेट कर दूं या यूएन के कब्जे में दिलवा दूं। ये तीन में से कोई एक चीज। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, न्यूक्लियर फैसिलिटी बहाना है, ये इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के भी खिलाफ है। ईरान के पास कैसे अभी तक वॉर में टिका हुआ है बता रहा हूँ आपको। इनके, आप ईरान का गूगल मैप पे जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। इन्होंने अपनी आईआरजीसी की जो कमांड्स हैं, जीडी बख्शी को मैं कोट कर रहा हूँ, 31 डिसेंट्रलाइज्ड, जिसको आप इसेंट्रिक वॉरफेयर भी जानते होंगे। तो अब जो आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्पोरेशन, जो सिर्फ अयतुल्ला को रिपोर्ट करती है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को, वो कोर्ट में भी नहीं जाती, वो जेल में भी नहीं जाती, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करती, सिर्फ इसको करती है। वो इतनी खतरनाक लीडर जो है, जी, उन्हीं से बस। और उस आईआरजीसी के पास सब कुछ है, डिफेंस भी है, इंटेलिजेंस भी है, मीडिया हाउस भी है, नेवी भी है, और थल सेना भी है। आईआरजीसी खुद बाकी ईरान की आर्मी से लड़के जीत सकती है, इतनी ताकतवर है अकेले। मतलब ईरान की आर्मी भी दो टुकड़ों में है। जैसे ईरान की गवर्नमेंट एक है, समझ लीजिए कि क्लेरिक्स, और एक है टाई कोट पैंट वाले जैसे हमारे। तो उस तरह से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, इसीलिए अभी तक ईरान को ये झुका नहीं पाए हैं बहुत दिनों से। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने क्या किया है कि आईआरजीसी का एक सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं है, अब उन्होंने 31 को इंडिपेंडेंट कर दिया है। सबको टारगेट की लिस्ट दे दी, भैया देखो ऑर्डर आया चाइना आया, तुम्हें टारगेट की लिस्ट तो पता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठोको। तो वो ठोके जा रहे और अपने देश को 31 भाग में बांट दिया है। यस। और जैसे कि आज अगर जंग करनी है इंडिया को किसी से, तो बिना अजीत डोभाल के, बिना मोदी जी
बिना अमित शाह के। नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए कि 31 मोदी है, 31 अमित शाह है, 31 अजीत डोभाल है, 31 टारगेट पे और है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने में, हम्म, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, मस्ती में मार रहे हैं। इसलिए ईरान ईरान को तो पूरे तरह से खत्म करने में पूरी दुनिया भी लग जाएगी तो कम से कम 10 साल लगेगा। हम्म, बहुत बड़ा है ईरान क्षेत्रफल में, आई थिंक 18th नंबर पे आता है, अच्छा। और सिर्फ 9 करोड़ की आबादी है। कितना हम्म, बर्बाद करोगे आप, नहीं कर सही सकते। बात। और सबसे बड़ी बात है, लोगों की अब चीखें निकलने वाली है, इकोनॉमी इस वॉर को रोकेगी, जो मेरा प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है रोकने का, चाहे शर्तें जो भी लग जाए। लेकिन जब लोगों की चीख निकल जाएगी, जब लोग मरने लगेंगे, तब लोग बोलेंगे कि भैया ट्रम्प, आपकी बहादुरी देख ली हमने, यू आर हीरो चैंप, बहुत अच्छा, बहुत मारा आपने, अब जाओ भाई घर बैठो। तो ये किया जाएगा, तभी जो है ये वॉर रुकेगी, और कोई तरीका नहीं है। कितने तरह के हथियार? ईरान के पास हम्म, ईरान के पास मिसाइल ही 4 तरीके के। हम्म, एक मिसाइल है उसकी, आपको जाके, जिसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। उसकी टेक्निकल चीज तो मुझे नहीं पता। एक है हाइपरसोनिक मिसाइल, एक है आईसीबीएम, और एक है हाइपरसोनिक ग्लाइड। हाइपरसोनिक ग्लाइड सबसे खतरनाक है, आई थिंक वो है शहीद नहीं, खुर्रम शहर 4 अलग है, मतलब एक हाइपरसोनिक ग्लाइड, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ अभी। ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि उसकी ट्रेजेक्टरी ये पैराबोलिक नहीं बनती है, वो पहले जाएगी एटमॉस्फेयर में, फिर वो आ जाती है एटमॉस्फेयर के डेप्थ तक, उसके बाद किसी को नहीं पता कि वो क्या पाथ लेगी, तो जो भी वो इंटरसेप्ट हो ही नहीं सकती है। और जो आईसीबीएम है, जो 10,000 किलोमीटर की रेंज जिसको इन्होंने चेक किया है, वो तो यूएस तक पहुंच सकती है। अच्छा। वो जब जाएगी तो मैक 15 पे जाएगी, वो तो इतनी स्पीड से जाएगी कोई रोक नहीं सकेगा। वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जिसकी वजह से ये वॉर जो है ना शुरू हो गया, कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा था, बहुत आगे जा रहा था। तो खुर्रम शहर है, सिज्जील है, जो डांसिंग मिसाइल जिसे कहते हैं वो सिज्जील है। खुर्रम शहर 4 है, जो कि 2000 किलोमीटर तक का उसका रेंज है। और उसके बाद जो अभी मैंने आपको हाइपरसोनिक ग्लाइड बताया, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद वो फतह 2 है, हाँ आई थिंक वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड वाली मिसाइल। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में और ड्रोन टेक्नोलॉजी में, जो हमारे कुछ दोस्त अभी गल्फ में रह रहे हैं, अभी तो उन्होंने मना कर दिया गल्फ वालों ने कि वीडियोस आप नहीं भेज सकते। तो शुरू में जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो, जैसे हमारे सीएनजी के जो ऑटो है ना आवाज करते हैं न्यू दिल्ली में, वैसे आवाज करते हुए ड्रोन आते हैं, सस्ते ड्रोन है। तो अभी इन और दोनों बहुत बड़ा नुकसान करके जाते हैं। बहुत बड़ा नुकसान करके जाते हैं, अगर ये गिरे नहीं तब भी ये कम से कम 100 गुना ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान करके जाते हैं। ये अच्छी बात है कि 95% जो है अभी तक हवा में ही, गल्फ कंट्रीज में जो भी मारे हैं वो 95% हवा में ये हो जा रहे हैं। गल्फ कंट्री पे वो अपनी फुल फोर्स इस्तेमाल भी नहीं कर रहा ईरान, उसको पता है कि मुझे रीजनल इंस्टेबिलिटी मुझे भी नहीं चाहिए, ये सब। और वो सिर्फ उसी जगह को टारगेट कर रहे हैं जहां, जी मतलब जिस जमीन को अमेरिका, यूएस या फिर इजराइल यूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पाकिस्तान नहीं है ना भाई, पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ह्यूमैनिटी से गिर भी सकता है, वो ईरान है, ठीक है, तो वो बढ़िया काम कर रहा है, ठीक लड़ रहा है, सही लड़ रहा है मेरे हिसाब एक आखिरी सवाल है, जी। इस वार में इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ अभी तक, और इंडिया इजराइल में और इंडिया ईरान में क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है? ठीक है, 2 सवाल हैं एक सवाल में, तो हम इसका थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल। इजरायली प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, नेस्ले के हैं, इस तरह के हैं, तो लेकिन जो हमारा जो मेन एनर्जी है वो हमारा ईरान से हमारा इंपोर्ट होता था सैंक्शंस लगने से पहले। अभी भी जो हम ईरान को जो देते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मेडिसिन देते हैं ईरान को, टेक्सटाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को, और भी इक्का दुक्का चीजें हैं, हमारी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब होता नहीं है सैंक्शंस लगने की वजह से, ठीक है। लेकिन जब सैंक्शंस नहीं थे तो हम अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। और नुकसान अभी तक की जो आप बात कर रहे हैं, तो हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के ईरान में या इजराइल में, तो उनमें से अभी तक कुछ कैजुअलिटी की खबर इस तरह की आई नहीं है। हाँ, 1-2 वर्कर्स हैं जो गल्फ कंट्रीज में, जिनका जो इंडिया के ओरिजिन के थे या शिप्स पे थे, तो उनके मतलब उनके डेथ की खबर आई हुई है। तो ये नुकसान मतलब मिनिस्किल नुकसान है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है अभी तक इंडिया को। और उम्मीद हमें ये भी है कि जो नुकसान अब हो रहा है, अभी जो करंटली दिख रहा है, जैसे ब्लैक प्राइसेस है, एलपीजी के सिलेंडर्स का जो रेट बढ़ गया है, या ब्लैक मार्केटिंग का डर है हमें, ये अभी थोड़ा सा शुरू हुआ था, लेकिन फिर हमने किसी तरह से पैचअप कर लिया है। ईरान जो है अभी हमें ये चीजें, हमारा जो शिप है रशिया से जो आ रहा था उसको आने दिया है। उम्मीद ये है कि हमें गैस
भी आने देगा, और जब एक बार हाथ खुल जाता है तो खुलता रहता है। और ईरान का स्टेटमेंट भी आया है कि जो इंडिया में लोग हैं हमारे सपोर्ट में हैं, इसलिए हम मदद करना चाह रहे हैं। तो इसको भी कुछ मुसलमान मासूम बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात कर रहा है। तो ईरान, बिल्कुल ईरान जानता है कि पब्लिक क्या सोचती है। ईरान एक स्ट्रेटेजिक, उसकी ये एक तरीका है। एक तो इंडिया से उसकी दोस्ती है, वो मजबूत होती है। इंडिया में जो नॉन शिया या नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, ईरान के लिए उनका एक जो है झुकाव बढ़ता है। प्लस कल को जाके इंडिया के पास ये ऑप्शन खत्म हो जाता है कि वो ईरान के खिलाफ आए। और बहुत एक्सट्रीम केस होगा ये कि अगर कि जो है ईरान के लिए प्रोटेस्ट इंडिया में इंडिया के ही खिलाफ करवाने के लिए भी ये एक, अगर नेगेटिव तरीके हाँ, से तो बिल्कुल। हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, ईरान जो हमारी तरफ कर रहा है वो पॉजिटिवली कर रहा है। नेगेटिव उसका अगर कोई मंशा हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि इंडिया के खिलाफ हम पब्लिक को प्रोटेस्ट में उतारे, खास करके शिया पब्लिक को। लेकिन वो होने का है नहीं, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल मैं 1% हाँ, नेगेटिविटी बिल्कुल, लेके ये चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज में शर ढूंढते हैं। तो मैंने उनका भी पेट भरने के लिए एक बात कह दी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सब खैर है। लेकिन हाँ, 99.99% यही चांस है कि बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है इसमें। तो नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। और हम आखिरी में आपसे अपने जनता के रूबरू होकर के जो आपकी भी दिली तमन्ना है, दो बात आप इस पॉडकास्ट में मेरे साथ बैठ के कैसा लगा, और मेरी जनता को आप क्या सुझाव दीजिएगा इस वार से, या फिर इस वार के से परे भी अगर कोई बात हो जो सजेस्ट कर पाए आप। देखिए, मेरे सजेशन 2 लोगों को है। सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ, तो मैं सारी जनता से ये कहना चाहूँगा फैज़ भाई के ज़रिए कि वॉर का मज़ा लेना बंद करें। वॉर बहुत गंदी चीज़ है, वॉर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा लगता है कि उसने उसको मार दिया, उसको मार दिया ना। यंग पीपल लाइक टू फाइट। वॉर सबसे गंदी चीज़ कोई दुनिया में है तो वो जंग है, जंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ कि आप भरोसा मत करो किसी पर, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा फ्यूचर में। हाँ, कोई ना कोई धोखा आपको दे ही देगा। जिनकी दोस्तियां 50-60 साल से आपकी हैं, रशिया है, ईरान है, इससे दोस्ती छूटनी नहीं चाहिए, ना ढीली होनी चाहिए। नए दोस्त आप बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुस्लिम से मैं ये कहना चाहूंगा कि फिरकावारियत लानत है। ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दें। जब इमाम मेहंदी आएंगे वो फैसला करेंगे कि कौन हक पे था, कौन हक पे नहीं था। जब आखिरत में ऊपर वाला उठाएगा, जब बात करेगा कि शिया हक पे थे या सुन्नी हक पे थे, अपने अकीदे पे जमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद एक सुन्नी हूँ, मुझे पता है कि उनकी किताबों में क्या क्या फ्रॉड है, लेकिन उन्हें भी ये सिखाया गया है कि सुन्नियों की किताबों में क्या क्या फ्रॉड है। जिस तरह से आप उनकी उसूल काफी नहीं मानते, वो उस तरह से हमारी सही बुखारी नहीं मानते। तो ये सब चीजें, जिस बेचारे को जो चीज दिल के अंदर गहराई में समा चुकी है, वो उसी के हिसाब से एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि वो बिल्कुल हमारी तरह बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिन लोगों को गलत समझ रहा है, उन चीजों को हम सबसे अच्छा समझते हैं। सही बात। तो बात उस तरफ में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप समझिए कि आप अगर एक शिया घर में पैदा हो जाते हैं, कितना चांस था कि आप सुन्नी में कन्वर्ट मारते, ठीक है। तो आप समझे ना उस तरफ भी। हाँ, उलेमा से हमें सख्त इख्तिलाफ है। ये उलेमा का काम है जो फिरकावारियत फैलाता। ये कंट्रीज के जो राजा हैं, है ना, ये इस तरह की चीजों में आपको बहका के रखना चाहते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि अगर ईरान का इम्पैक्ट अगर सऊदी की पब्लिक पे पड़ गया तो कहीं ये यहाँ भी डिमांड ना कर दे रेवोल्यूशन। सही बात। भाई, एक बादशाह को बहुत डर लगता है, उसको वो वोट से नहीं ना बना है। गद्दाफी को मार दिया गया ना भाई लास्ट में। राजा को हमेशा डर बना रहता है कब पब्लिक खिलाफ हो जाए। तो मुस्लिम पब्लिक से मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे हिंदू भाई जो है, इनको अगर ये कभी कोई इनमें से कोई अगर सरफिरा या कोई दिमागी कमजोर बंदा आपको कुछ बोलता है, तो उसे आप ये ना समझे कि पूरी हिंदू कौम बोल रही है। ऐसा नहीं है। कोई हिंदू खुश नहीं है इस बात पे जो ईरान के साथ हो रहा है। सब दिल से रो रहे हैं कि बच्चियों को मारा गया है, ठीक है। ये जो कुछ नफरती चिंटू है, इनकी पेट का मामला है, इनके पीछे आप ना भागें। उसी तरह से मैं हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि हम मुसलमानों में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो है बस जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसकी वजह से दिमाग पेट की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाती है और वो कुछ भी उल जलूल बक देते हैं। वो मुसलमान नहीं है, मतलब वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुसलमान आज भी अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, और ये ईरान और इसराइल की जंग को इंडिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया के लिए मेरा ये मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और कोई ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा हो